हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल। दोस्तों, आज एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जुनून में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैं आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संबंध में सारे वीडियोस में आपको वीडियो लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। आपको पिछले वीडियोस में जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको वो सब वीडियोस मिल जाएंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको जो पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास के संबंध में जो वीडियोस आपको डाले हैं, उनमें जो भी मैंने पढ़ाया है, आज उसका एक क्विक रिवीजन और उसके साथ साथ हम उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस टाइप के क्वेश्चंस उनसे बन सकते हैं, उनका एक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। आई होप आपको पिछले वीडियोस पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आप शेयर जरूर करें, लाइक करें। और दोस्तों, आपको अगर कुछ भी उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी मुझे फीडबैक देना है या आपको कुछ भी पूछना है, तो आप उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, एक नई कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में मैंने जो आपकी संकल्पनाएं बताई थी, उनमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित है। ठीक है, तो विच वन हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो दोस्तों अद्वैतवादी संकल्पना मैंने आपको बताया, अद्वैतवादी संकल्पनाएं वो होती हैं जिनमें सिर्फ एक तारे से, अ और द्वैत मतलब एक तारे से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। द्वैतवादी वो होती हैं जिनमें एक से अधिक, दो या तीन जो भी हैं, द्वैतवादी संकल्पनाओं में दो या दो से अधिक तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति को बताया गया। ठीक है, यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस एंड बाइपेरेंटल हाइपोथेसिस। तो अब हम अद्वैतवादी संकल्पना की बात करें, यानी यूनिपेरेंटल हाइपोथेसिस की बात करें, तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए है निहारिका परिकल्पना, बी है ग्रहाणु परिकल्पना, सी है ज्वारीय परिकल्पना और डी है द्वैतारक परिकल्पना। तो आप इसमें देखिए द्वैतारक परिकल्पना कौन सी है, द्वैतारक, यहां वैसे ही द्वै आ गया तो ये तो हमारा वैसे ही ऑप्शन डी कैंसिल हो जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना जो थी वो क्या थी, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मोल्टन। तो ग्रहाणु परिकल्पना जो थी उसमें भी हमारी ये कौन सी है, द्वैतवादी संकल्पना है। ये भी ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस थी। ये किसकी थी, ये जेम्स जीन्स की टाइडल हाइपोथेसिस थी। इसमें बताया गया था कि कैसे एक सूर्य से दूसरे तारे की वजह से फिलामेंट रूपी कुछ पदार्थ बाहर निकलता है, तो इसमें भी दो तारों से माना गया था, तो ये भी द्वैत सिद्धांत हो गया। तो हमारे ऑप्शन क्या आता है इसमें, आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, लाप्लास की जो निहारिका परिकल्पना थी, हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी अद्वैतवादी संकल्पना में। फर्स्ट पढ़ी थी हमने कांट की वायवीय राशि संकल्पना, गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, एंड लाप्लास की हमने पढ़ी थी नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। तो दोस्तों अद्वैतवादी संकल्पना है निहारिका परिकल्पना। ठीक है, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और उससे हमें नीचे जो कूट दिए गए हैं, नीचे जो कोड दिए गए हैं, उनसे राइट आंसर को चूज करना है। ठीक है, अब सूची 1 जो लिस्ट 1 है हमारी और लिस्ट 2 है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि किस हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, किस सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, पहला देखिए वायवीय, दूसरा है हॉयल-लिटिलटन ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना। तो हम पहले को लेते हैं वायवीय। तो वायवीय राशि जो संकल्पना हमारी थी, मैंने अभी बताया था, वो किससे संबंधित थी, इमैनुअल कांट की। और इमैनुअल कांट ने उसमें क्या माना था, एक निहारिका को माना था। ठीक है, एक निहारिका थी जो गैसेस निहारिका थी। ठीक है, बहुत अधिक तप्त हो गई थी, वो कंटिन्यू घूर्णन कर रही थी। ठीक है, उसका आकार जो तेज घूर्णन के कारण कंटिन्यू उसका आकार बढ़ता जा रहा था। ये किसने कहा था, इमैनुअल कांट महोदय ने। तो वायवीय राशि हमारी किससे संबंधित है, घूर्णनशील निहारिका से। तो ए के साथ हमारा क्या आ जाता है, सूची 2 का 4th। ठीक है, अब आती है होयल व लिटिलटन। ठीक है, तो होयल और लिटिलटन की जो थ्योरी थी उसमें क्या बताया गया था, होयल और लिटिलटन ने बोला था कि एक सेंटर न्यूक्लियर विस्फोट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, केंद्रीय एक विस्फोट होता है, और किसमें होता है, एक तारे में। और वो तारा किसका बना होता है, हाइड्रोजन का।
हाइड्रोजन का बना हुआ तारा होता है और उसमें दूसरे तारे के प्रभाव से विस्फोट होता है और उस विस्फोट के कारण जो पदार्थ निकल के फैलता है वो जम के उसका संघनन होता है और उसका संघनन होने के बाद वो क्या बन जाता है, उसके संघनन के बाद वो बनता है हमारा ग्रह। ठीक है दोस्तों, ग्रह बन जाता है। ठीक है, तो हम हॉयल व लिटिलटन जो है इसके सिद्धांत के संबंध में आपको बता रहे हैं कि इसके सिद्धांत के संबंध में आपको बता रहे हैं कि हॉयल व लिटिलटन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित था, हमारे तारकीय विस्फोट से। ठीक है, तो इस तारकीय विस्फोट में हमारा आता है थर्ड। ठीक है, थर्ड आता है हमारा तारकीय विस्फोट। बंद करें इसको। तो वायवीय राशि हमारी किससे संबंधित है, घूर्णनशील नीहारिका से। ठीक है, ऑप्शन 4 इसके साथ। हॉयल व लिटिलटन का मैंने आपको बताया तारकीय विस्फोट जो होता है वो तारकीय विस्फोट कैसे होता है कि हमारे इसमें क्या बताया गया है कि एक बहुत बड़ा तारा था जिसमें हाइड्रोजन से बना हुआ था, उसमें संलयन अभिक्रिया भी हो रही थी और उसमें दूसरे तारे के प्रभाव से एक विस्फोट होता है और उस से जो पदार्थ निकलता है उस पदार्थ से क्या बनता है, कुछ अणु जो है वो बाहर निकलते हैं और उनका जब कंडेंसेशन होता है, जब उनका संघनन होता है तो उसके वजह से क्या उत्पन्न होते हैं, उसकी वजह से हमारे ग्रह बनते हैं। तो इसका संबंध किससे है, घूर्णन, इसका तारकीय विस्फोट से। तीसरा आती है हमारी ग्रहाणु परिकल्पना। ठीक है, ग्रहाणु परिकल्पना मैंने अभी बताई आपको, चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। इसमें बताया है कि कुछ धूल के कण थे जिन्होंने ग्रहाणु का काम किया, उनसे ग्रह वो धीरे धीरे और जुड़ते गए और उनसे ग्रह बने। ठीक है, तो ग्रहाणु का किसका संबंध है, हमारा ग्रहाणु का संबंध है सौर जेट से, क्योंकि इसमें जो सूर्य जो है उसमें क्या हो रही थी, जेट मतलब होती है धूल, सूर्य की जो है गर्मी वाली आंधी चल रही थी। ठीक है, तो इसे सौर जेट पंखने चल रही थी, वो किससे संबंधित है, हमारे ग्रहाणु परिकल्पना से। ठीक है, तीसरी है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना हमारी किससे संबंधित है, ज्वारीय परिकल्पना में ऑप्शन कौन सा बचता है हमारा 1 यानी फिलामेंट। ज्वारीय परिकल्पना टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि सूर्य से दूसरे पदार्थ के प्रभाव में एक फिलामेंट रूपी पदार्थ निकला जो मैंने आपको बताया। और तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होता है, 4 3 2 1। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, 4 3 2 1। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा इसमें से एक जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए इमैनुअल कांट और वायवीय सिद्धांत। तो इमैनुअल कांट की वायवीय राशि संकल्पना थी, तो ये हमारा सही है। दूसरा लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, हमने भी बताया ये भी सही है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना थी। ठीक है, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस थी, ये नेबुलर हाइपोथेसिस थी। तीसरा चैम्बरलिन और मोल्टन, इनकी कौन सी संकल्पना थी, मैंने अभी यहां भी बताया आपको, ग्रहाणु परिकल्पना थी, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस थी। एंड जेम्स जीन्स जो थी उनकी कौन सी सिद्धांत था, मैंने अभी बताया आपको टाइडल हाइपोथेसिस थी। और यहां क्या दे रखा है, द्वैतारक परिकल्पना। तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति की अंतर तारक धूल परिकल्पना किसने दी। अभी आपको इसमें देखिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आता है। यहां लिखा हुआ है अंतर तारक धूल परिकल्पना। ठीक है, तो डस्ट जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये किसने दी। तो देखिए ऑटो स्मिथ, वाइजेकर, कांट और रसेल की तो हमारी देखो द्वैतारक संकल्पना थी, मैंने अभी बता दिया। तो ये तो जो थी हमारी वो द्वैतारक संकल्पना थी। ठीक है, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस थी। कांट की कौन सी थी, अभी बताया मैंने, कांट की हमारी वायवीय राशि संकल्पना थी, गैसियस हाइपोथेसिस थी। वाइजेकर जो था वो इस टॉपिक से रिलेटेड है नहीं, तो वाइजेकर का इसमें था नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आता है, ऑटो स्मिथ। ठीक है, ऑटो स्मिथ महोदय ने हमें पृथ्वी की उत्पत्ति की एक अंतर तारक धूल परिकल्पना दी थी। उसमें क्या बताया था उन्होंने बताया था कि उल्का पिंड और तारों के टुकड़ों से छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल बने और वो डस्ट पार्टिकल जो थे वो सन के अराउंड आके एक प्लेट के रूप में इकट्ठे होते हैं और उनका कंडेंसेशन होता है और उस कंडेंसेशन अलग अलग
स्पॉट पे होता है, दूर दूर अलग अलग जगह पे होता है, उससे अलग अलग 9 ग्रह बनते हैं सूर्य के चारों ओर। और ये क्यों बताया था उन्होंने? इससे उन्होंने बताया था कि इसमें उन्होंने 2-3 चीजों का समाधान करने की कोशिश की थी। एक तो कोणीय आवेग संरक्षण के सिद्धांत का समाधान करने की कोशिश की थी, दूसरी उन्होंने ये कोशिश की थी कि सूर्य से इतनी हजारों लाखों करोड़ किलोमीटर दूर जो है वो ग्रह कैसे फैले, जो सूर्य का व्यास है उससे काफी दूर तक ग्रह कैसे गए, इतना दूर दूर ग्रह कैसे बने, इसको समस्या का समाधान करने की कोशिश की थी उन्होंने। ठीक है, तो इसको करने के लिए ओटो श्मिड ने बताया था कि क्योंकि ग्रह जो बने हैं वो सूर्य से बने ही नहीं है, इसलिए उनमें आज भी कोणीय आवेग अगर देखें तो सूर्य के कोणीय आवेग के जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, आज का उनका कोणीय आवेग बराबर नहीं हो सकता। दूसरा उन्होंने इसी में बताया था कि दूरी इसलिए दूर हो गई क्योंकि वो धूल की जो प्लेट थी वो काफी व्यास में फैली हुई थी। ठीक है, ये ओटो श्मिड ने बताया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी, देखिए दोस्तों, मैं आपको एक क्वेश्चन से बता रहा हूं, इसके पीछे रीजन क्या है। एक तो आपने पिछले वीडियोस पढ़े हैं, उन वीडियोस के में आपने जो पिछले लेक्चर्स जो देखे हैं उनमें आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा हो सकता है आपके कोई डाउट रह गया हो, तो एक रिवाइज भी हो जाएगा। दूसरा आपको पता चलेगा कि किस तरीके की फॉर्मेशन होती है क्वेश्चंस की, सो दैट आप उनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़ सकें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा के देखिए, अब इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो भी हैं, दूसरा मैंने सेल्फ भी उनको बनाए हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बिल्कुल डाउन भी हो सकता है और बहुत अच्छा लेवल भी हो सकता है। डाउन कैसा हो सकता है? बिल्कुल सीधा द्वैतवादी और द्वैतवादी संकल्पना भी पूछ सकता है, और डिटेल में देखिए मैं बताऊंगा वैसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बिग बैंग सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता कौन थे दोस्तों? कांट का मैंने आपको बता दिया, लाप्लास नहीं थे, जॉर्ज लेमेंटियर और रसेल। तो जॉर्ज लेमेंटियर महोदय थे, उन्होंने 1927 जो था उसमें बिग बैंग थ्योरी दी, इसे 1931 में उन्होंने रिवाइज भी किया था। तो जॉर्ज लेमेंटियर बिग बैंग थ्योरी के प्रस्तुतकर्ता थे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, अब जॉर्ज लेमेंटियर महोदय के जो थे, इन्होंने बिग बैंग जो थ्योरी बताई थी, उन्होंने बताया था कि एक क्या था, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, विलक्षणता का बिंदु था, और उस विलक्षणता के बिंदु में एक बैंग होता है, विस्फोट होता है, और उससे हमारे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिग बैंग थ्योरी बताई थी जॉर्ज लेमेंटियर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, थोड़ा लेवल इसका हाई है, बट ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी प्री में इजीली पूछे भी जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, और इवन नेट के पेपर्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स पे हमें क्या करना है? विचार करना है कि कौन से सही है और कौन से गलत है। पहला, कांट ने अपने सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का प्रयोग किया। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जब बताई थी वैज्ञानिक संकल्पनाएं, उसमें मैंने बताया था कि कांट महोदय ने पहली बार जो है वो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए और अपनी परिकल्पना दी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कांट ने कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार अपनी परिकल्पना दी। देखिए कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी जो क्लोज जो हमारा सिस्टम है, बंद तंत्र के अंदर कोणीय संवेग को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना ही उसको खत्म किया जा सकता है, बल्कि वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। दूसरा, जैसे जैसे हमारे घूर्णन गति बढ़ती है या आकार बढ़ता है, वैसे वैसे घूर्णन गति घटती है, और जैसे जैसे आकार छोटा होता है घूर्णन गति तेज होती है। इन दोनों को कांट महोदय ने यूज नहीं किया था। कांट महोदय ने जो दिए, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे निहारिका की घूर्णन गति बढ़ रही थी उसका आकार भी बढ़ रहा था, और यह गलत था। दूसरा, उन्होंने कहा कि कोणीय संवेग जो है वो उत्पन्न हुआ आपसी टक्कर से, तो इतना कोणीय संवेग जो अणु थे, जो निहारिका के अंदर जो पार्टिकल्स थे, उनकी टक्कर से ऐसा नहीं हो सकता कि इतना ज्यादा कोणीय संवेग उत्पन्न हो सके, क्योंकि क्लोज सिस्टम के अंदर कोणीय संवेग बराबर रहता है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आज के सूर्य और हमारे जो ग्रह हैं, इनका कोणीय संवेग उस टाइम भी उतना ही रहा होगा जितना आज है, क्योंकि नया तो कुछ आ नहीं सकता।
तो और दूसरा इन्होंने कहा कोणीय संवेग उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों ये भी इनकी कमी थी, तो कांट ने कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उपयोग नहीं किया था। तीसरा है नीहारिका की उपस्थिति के वास्तविक प्रतिपादक कांट थे। तो ये बिल्कुल सही थे, क्योंकि इन्होंने वायवीय राशि संकल्पना में ही नीहारिका को लाप्लास से पहले ही बता दिया था। तीसरा, कांट के विपरीत लाप्लास ने नीहारिका को पहले से ही तप्त, घूर्णनशील, गैसीय, वृत्ताकार वाली माना। ठीक है, देखिए कांट महोदय ने क्या किया था, कांट महोदय ने बताया था कि पहले जो था, जो नीहारिका थी वो बिल्कुल क्या थी, छोटी थी, ठोस थी, गैसीय थी, दूसरा वो घूर्णन नहीं कर रही थी। ठीक है, और इसके अलावा उसमें जो घूर्णन के साथ साथ जो तप्त, जो उसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो उसकी टक्कर के बाद उत्पन्न होती है, अणुओं की टक्कर के बाद। जबकि लाप्लास महोदय ने इस कमी को दूर करने के लिए इमैनुअल कांट को क्या मान लिया था, पहले से ही नीहारिका को तप्त मान लिया, बड़ा मान लिया, घूर्णनशील मान लिया। ठीक है, ताकि इन सब चीजों का समाधान हो जाए। तो इस वजह से कांट के बाद लाप्लास ने ये वृत्ताकार वाली, गैसीय, घूर्णनशील और तप्त माना था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सी हो जाता है दोस्तों, इसमें ऑप्शन डी। ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, मगर कोणीय आवेग संरक्षण सिद्धांत, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का इमैनुअल कांट महोदय जो थे, उन्होंने अपनी परिकल्पना में इसका उपयोग नहीं किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, इन स्टेटमेंट्स को हमें देखना है कि इनमें जो कहा गया है वो सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट कहता है चैम्बरलिन ने साथी तारे की ज्वारीय शक्ति को ग्रहाणुओं की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना। अब हम चैम्बरलिन की हाइपोथेसिस देखते हैं। ठीक है, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस चैम्बरलिन एंड मोल्टन की। क्या कहते हैं दोस्तों, ज्वारीय शक्ति। देखिए चैम्बरलिन ने कहा था क्या कि एक साथी तारा था, वो तारा सूर्य के पास से गुजरा। ठीक है, तो सूर्य के पास जब वो गुजरा तो सूर्य से काफी सारे अणु जो हैं वो उसकी ज्वारीय शक्ति के कारण, आकर्षण शक्ति के कारण, साथी तारे की आकर्षण शक्ति के कारण काफी सारे पार्टिकल्स निकल गए, और वो पार्टिकल्स जो थे वो क्या कहलाए, उन्होंने क्या नाम दिया, प्लेनेटेसिमल। और उन प्लेनेटेसिमल्स ने ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्रक का काम किया, और छोटे छोटे प्लेनेटेसिमल एक जगह इकट्ठे होते गए, उनका घनीभूतीकरण होता गया, और उसकी वजह से क्या बने, हमारे आज के ग्रह बने। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि साथी तारे की ज्वारीय शक्ति ही ग्रहाणुओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। तो ये हमारा सही। नेक्स्ट ऑप्शन कहता है जेम्स जीन की ज्वार जनित फिलामेंट संकल्पना से ग्रहों के क्रम व आकार तथा उपग्रहों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है जेम्स जीन्स की। जेम्स जीन्स ने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि सूर्य जो था उसके पास से एक साथी तारा गुजरता है। ठीक है, इस साथी तारा की ज्वारीय शक्ति के कारण क्या होता है, सूर्य से एक उभार निकलता है जो सिगार नुमा उभार रहता है। इस उभार की वजह से जब तारा जब दूर जाता है तो इसकी ज्वारीय शक्ति के कारण जो उभार निकला है वह टूट के सूर्य से अलग हो जाता है और तारे की दिशा में गति करने लगता है। ठीक है, ये नाम दिया इन्होंने, इसको नाम दिया था इन्होंने फिलामेंट। ठीक है, अब फिलामेंट में जो इन्होंने कहा था जेम्स जीन्स ने, इन्होंने जो फिलामेंट बताया था उससे हमें आज के ग्रहों की उपस्थिति के बारे में कैसे पता लगता है। देखिए जैसे ये कोई फिलामेंट है, अब इस फिलामेंट में ऐसा जो फिलामेंट नुमा जो पदार्थ निकला था, इसमें यहां पे पदार्थ क्या है, कम है क्योंकि ये सकरा है, यहां पे पदार्थ कम है क्योंकि ये सकरा है, और जो बीच में जो है वो क्या है, पदार्थ ज्यादा है। पहली बात। दूसरा, ऐसा क्यों है, क्योंकि जब तारे के पास, जब तारा जो है वो सूर्य के पास आ रहा था तो कम मात्रा में पदार्थ निकला, जो कि कौन सा पदार्थ था, ये जो शुरुआत का पदार्थ था। जब तारा और पास आता गया तो सूर्य से ज्यादा पदार्थ निकला, तो हमारे इस फिलामेंट की शेप जो है वो ऐसी हो गई, डिस्क रूपी। और जब ये सूर्य से दूर चला गया तारा, तब हमारे सूर्य से और कम पदार्थ निकला। तो फिलामेंट बीच में से मोटा था, साइड से पतला था। तो इस वजह से क्या हुआ, जब कंडेंसेशन हुआ, इनका घनीभूतीकरण हुआ, तो जो सूर्य से पास वाले जो हमारे ग्रह हैं वो कैसे हैं,
छोटे हैं, और जो मध्य वाले ग्रह हैं उनमें पदार्थ ज्यादा था, इसलिए वो क्या हैं, बड़े ग्रह हैं। और जो दूर जाते हैं तो वो और छोटे ग्रह हो जाते हैं। और वो आज भी हमारा बिल्कुल सटीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा देखिए बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, ये छोटे ग्रह हैं, मगर बृहस्पति, शनि, शुक्र ये बड़े होते जाते हैं। बृहस्पति मध्य में सबसे बड़ा है। और जो हम पढ़ते हैं यूरेनस, नेपच्यून जो है, और लास्ट में प्लूटो, ये और भी छोटा है। इवन प्लूटो को तो हम क्या बोलते हैं, प्लूटो को हम द्वार प्लेनेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही साबित होता है। दूसरा उन्होंने बताया उपग्रहों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे ग्रह बने, बड़े ग्रह, उनके पास पदार्थ ज्यादा था, तो उन ग्रहों से जो और पदार्थ जो निकला उससे उपग्रह बने, ऐसा बताया था जेम्स जी ने। तो उनके पास पदार्थ ज्यादा था, तो उनके पास निकालने के लिए, जिसके पास देखिए, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो देगा क्या, और जिसके पास बहुत कुछ है वो कुछ दे सकता है। तो इनके पास बहुत ज्यादा पदार्थ था, इन्होंने पदार्थ ज्यादा निकाला और इसकी वजह से उपग्रह ज्यादा बने इनके। तो बड़े ग्रह जो थे मध्य वाले, इनके उपग्रह ज्यादा हैं, जैसे बृहस्पति, शनि वगैरह में मिलता है। तो जेम्स जी की ज्वार जनित परिकल्पना में ये बात सही साबित होती है। तीसरा आता है, रसेल ने अपनी द्वैतारक संकल्पना में सूर्य के अलावा एक अन्य तारे की उपस्थिति को भी बताया था। तो याद रखने वाली बात यह है कि रसेल की जो द्वैतारक संकल्पना है उसमें द्वैतारक में सूर्य को इंक्लूड नहीं किया गया है। इट मीन्स कि सूर्य के अलावा उसने दो तारे की उपस्थिति बताई थी रसेल महोदय ने। कैसे बताई थी? उन्होंने कहा कि एक तो सूर्य था ही था हमारा, साथ में एक साथी तारा था, और उस साथी तारा, जो सूर्य तो हमारा था ही था, उसके पास कहीं एक साथी तारा था, और उस साथी का तारा के पास से एक क्या निकल रहा था, एक विशालकाय तारा गुजरता है। और उस विशालकाय तारे की आकर्षण शक्ति के कारण ये जो हमारा जो साथी तारा है इसमें विस्फोट होता है, इसके पार्टिकल्स टूटते हैं, और टूट करके, और वो साथी तारा तो अपनी कक्षा में निकल के बाहर चला गया, दूर चला गया, पर इसके जो पार्टिकल्स टूटते हैं वो साथी तारा की आकर्षण शक्ति के बल से चारों ओर सूर्य के क्या करने लगते हैं, चक्कर। तो इससे क्या हुआ, एक तो इनमें कोणीय संवेग मिल गया, घूर्णन गति मिल गई। दूसरा क्या होता है इससे क्या है, जब एक तो पार्टिकल्स को गति मिली, दूसरे पार्टिकल जो है वो सूर्य के चारों ओर ऐसे डिस्क रूपी शेप में इकट्ठा हो गए, और वो काफी दूर तक व्यास में इकट्ठे हो गए। कहां तक हुए? सूर्य से लेके और उस जो दूसरा विशालकाय जो तारा जा रहा था, जो एक जो लार्ज जो हमारा स्टार जा रहा था, उनके बीच में इकट्ठे हुए। इस वजह से इनमें जब घनीभूतीकरण हुआ, इनमें जब कंडेंसेशन हुआ, तो उसकी वजह से हमारे ग्रह बने। ठीक है, तो इसमें द्वैतारक संकल्पना में सूर्य के अलावा एक तारे की न बता के उन्होंने दो तारे की उपस्थिति बताई थी। कितने की? दो तारे की। तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है, दो तारे की उपस्थिति है। चौथा ऑप्शन आता है, रसेल ने अपनी संकल्पना में ग्रहों एवं सूर्य के मध्य दूरी तथा कोणीय संवेग की समस्या के समाधान का प्रयास किया। ठीक है, तो किया, बिल्कुल किया। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे करके क्या बन गया, एक तो चारों ओर इसकी ओर डिस्क बन गई, और जो काफी लाखों किलोमीटर के व्यास में फैली हुई थी। ठीक है, ये जो हमारे जो कण फैले हुए थे साथी तारे के टूटने से, ये काफी व्यास में फैले हुए थे, सूर्य से के व्यास से भी कई गुना ज्यादा व्यास में। तो अब इसमें हम पहली समस्या का समाधान उन्होंने किया कि ग्रह और सूर्य के बीच में आज इतनी दूरी क्यों दिखाई देती है। तो इसका कारण ये बताया कि ये जो ग्रह बने ये अलग अलग जगह पे अलग अलग अणुओं के मध्य आपस में कंडेंसेशन, घनीभूतीकरण होने के कारण बने। और ये क्यों बने, इतने दूर क्यों फैले? क्योंकि ये साथी तारा जो था जिसमें विस्फोट हुआ था, उसका प्रभाव किससे था? विशालकाय तारे से। तो इस विशालकाय तारे का आकर्षण जो था वो इन पदार्थों को दूर तक फैला गया, और दूर ही जाकर के उनका कंडेंसेशन हुआ, और इस वजह से जो हमारे आज के ग्रह हैं वो सूर्य से इतनी दूर तक बने। दूसरा, कोणीय संवेग का मैंने बताया कि इनमें गति क्यों उत्पन्न हुई, कोणीय संवेग क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि कोणीय संवेग जो था वो विशालकाय तारे के प्रभाव से उत्पन्न हुआ था, और इनमें सब में अलग अलग कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो मैंने अभी बताया आपको, वो कहता है कि कोणीय संवेग जो तत्कालीन जो कोणीय संवेग था वो आज के समय के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बंद तंत्र के अंदर कोणीय संवेग एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, ना कि जनरेट होता है।
एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है, यानी तब का कोणीय संवेग आज के कोणीय संवेग के बराबर होना चाहिए, मगर वो है नहीं। तो उसका भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि जब सूर्य से बने ही नहीं है ग्रह बने ही किसी और तारे से है, साथी तारे से है, तो उनमें कोणीय संवेग जो है वो आज के जो ग्रह और जो हमारा सूर्य है इसके जैसा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका प्रभाव से बने हैं? विशालकाय तारे के प्रभाव से। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो चारों में से ए, बी और डी सही है हमारा, तो ऑप्शन कौन सा आता है? सी। क्लियर? नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, ऑटो स्मिड ने ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से निकले पदार्थ से बतलाई। ऑटो स्मिड की जब आप हाइपोथेसिस पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि उसमें उन्होंने उल्काओं और तारों के टूटे हुए अंश जो थे, पार्टिकल्स जो थे, उनसे सूर्य की उत्पत्ति को बतलाया था, उनसे ग्रहों की उत्पत्ति को बताया था, ना कि सूर्य से निकले पदार्थों से। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो तारे और ये पदार्थ जो टूटे हुए थे, ये टूट करके सूर्य के चारों ओर क्या हो गए? एक डिस्क के रूप में कलेक्ट हो गए और इनमें आपसी टक्कर से इनमें घूर्णन गति भी उत्पन्न हुई, ऊष्मा उत्पन्न हुई, और साथ साथ ये जो पार्टिकल्स जो थे हमारे, ये कंडेंस होना स्टार्ट हुए और उनसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ये ऑटो स्मिड ने बताया था। तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने सूर्य से नहीं बता के तारों और उल्कापिंडों के टुकड़ों से बताई थी। दूसरा, हॉयल व लिटिलटन। हॉयल व लिटिलटन जो है, हॉयल व लिटिलटन ने ग्रहों का निर्माण विशालकाय घूर्णित तारे से निकले फिलामेंट से बताया। ठीक है, अब देखिए हॉयल और लिटिलटन जो था, हॉयल व लिटिलटन जो है उनकी थ्योरी जो है वो फिलामेंट से बेस्ड नहीं है। फिलामेंट ज्वारीय शक्ति किसमें पढ़ी हमने? जेम्स जीन्स में पढ़ी थी। जबकि हॉयल व लिटिलटन ने जो ग्रहों का निर्माण बताया था, वो बताया था कि एक साथी तारा था और उस साथी तारे में क्या था? हाइड्रोजन से वो बना हुआ था, और उसमें एक केंद्रीय आणविक विस्फोट होता है, एक क्या होता है? न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है उसमें, न्यूक्लियर। ठीक है, और उस केंद्रीय आणविक प्रतिक्रिया के कारण, न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण उसमें जो विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से पदार्थ निकलते हैं। साथ ही उसका जो केंद्रीय भाग है वो जो क्या है, इससे जो परावर्तन उत्पन्न होता है, विस्फोट से जो परावर्तन उत्पन्न होता है, उससे इस विशाल तारे का जो तारा है, साथी तारा, इसके विस्फोट हो जाने से ये केंद्रीय भाग सूर्य के आकर्षण शक्ति से दूर चला गया, मगर जो बाकी बचा हुआ जो पार्टिकल था वो सूर्य के चारों ओर इकट्ठा हुआ और उसके कंडेंसेशन से, घनीभूतीकरण से क्या हमारे आज के ग्रह बने। ठीक है, तो हॉयल और लिटिलटन की थ्योरी घूर्णित तारे से निकले फिलामेंट से नहीं थी, बल्कि घूर्णित तारे के जो हमारा विशालकाय तारा था, जो साथी तारा था, उसके विस्फोट से हुई थी। तो अरे ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें ना तो फिलामेंट की कहीं बात आती है, ना ही कहीं ज्वारीय शक्ति की बात आती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति विलक्षणता बिंदु में विस्फोट से हुई है। जो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में जो ब्लास्ट हुआ है उससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ये कौन कहता है? बिग बैंग थ्योरी। करेक्ट है। कैसे? बिग बैंग थ्योरी में जॉन लेमेंटियर ने कहा था कि एक पहले ना तो क्या था, ना तो स्पेस था ना टाइम था, ओनली एक बिंदु था। उस बिंदु में ब्रह्मांड की पूरी एनर्जी स्टोर थी, संचित थी। बाद में इसमें क्या होता है? एक विस्फोट होता है, और उस विस्फोट से क्या होता है दोस्तों? टाइम एंड स्पेस जो है वो ओरिजिन होता है। टाइम एंड स्पेस जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, और साथ में इसके विस्फोट से इतना तेज होता है कि बहुत मात्रा में पदार्थ फैलता है, और हमारे पदार्थों के फैलने से ग्रहों की उत्पत्ति होती है, हमारा पूरा ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, तो ये किस में बताया था? बिग बैंग थ्योरी में जॉन लेमेंटियर ने। तो पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी को आप याद रखेंगे, ये किससे संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत से। और ये पॉइंट हमारा सही है कि संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से हुई है। बिग बैंग थ्योरी में नेक्स्ट बात पूछी जा रही है, चौथा जो ऑप्शन है, खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंगीय विकिरण। खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंगीय विकिरण बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। बिल्कुल संबंधित है।
कैसे संबंधित है देखिए, खगोलीय पार्श्व सूक्ष्म तरंगीय विकिरण, इसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं। अब ये क्या था, मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी में बताया था खगोलीय सूक्ष्म तरंगीय, ये पार्श्व सूक्ष्म तरंगीय विकिरण क्या था। देखिए बैकग्राउंड रेडिएशन क्या था, जब विस्फोट हुआ, जब पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी में जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के साथ क्या होता है, फोटोन्स निकले। फोटोन्स क्या है, हमारी लाइट का एक यूनिट है, ठीक है, तो रोशनी की यूनिट है, प्रकाश की यूनिट है फोटोन्स, तो फोटोन्स निकले। बट क्या था उस टाइम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे हमारे और जो हमारे जो इससे पहले जो बने थे, क्वार्क बना, ये जो मैटर थे, इन्होंने उन फोटोन्स को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और इसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड जो बना उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। बट जब हमारे पहला परमाणु बन जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक जगह फ्री स्टेट में ना रह के अब किस में आ जाते हैं, परमाणु के अंदर आ जाते हैं, तो अब कोई भी जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं रहता है तो जो फोटॉन्स जो रहते हैं वो फोटॉन्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है और पूरा ब्रह्मांड पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और वो लाइट जो है वो इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा ब्रह्मांड चमकीला हो जाता है। और दोस्तों वो लाइट जो है हमारी, उसको कहते हैं हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। माइक्रोवेव क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हम इसको देखते हैं तो जो माइक्रोवेव वाली जो हमारी वेवलेंथ है वहां पे हमें रेडियो टेलीस्कोप में ये दिखाई देती है आज भी। ये ब्रह्मांड की सबसे पुरानी रोशनी कही जा सकती है, और इसका संबंध ना तो किसी ग्रह से है, ना किसी तारे से है, ना सूर्य से है। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है हमारे ब्रह्मांड में हुए विस्फोट से, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बैकग्राउंड रेडिएशन जो है वो बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, तो अभी कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, हमारा सी और डी सही है, ए और बी गलत है, तो हमारा ऑप्शन सी, इसमें केवल सी और डी इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो हाइपोथेसिस पढ़ाई थी उनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो बताए हैं, साथ में मैंने आपको इनका एक्सप्लेनेशन बताया है। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। और दोस्तों ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, मेरा वीडियो इस क्वेश्चंस के पीछे यही मकसद रहा है कि आप जो मैंने पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज कर सके और इससे कनेक्ट कर सके। पीछे वीडियोस देखिए, साथ में ये क्वेश्चन भी देखिए, इससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी इस ज्योग्राफी के टॉपिक को समझने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ जो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है उसके संबंध में हम क्वेश्चंस को लेंगे और उनको भी हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।